क्या 5 माह से वो तड़प रहा था उस चेहरे को देखने के लिए। अब जब वो सामने आई थी तो लग रहा था सांसें रुक गई हों। बस उसे देखता रहना चाहता था जैसे इस वक्त देख रहा था। वो जिस तरह किरण को देख रहा था उसे महसूस हुआ कि इस नौजवान की गहरी निगाहें रूह तक को छू रही हों। इस हसीन लड़की को अपना सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था अब। जिस्म उसकी निगाहों की तपिश से झुलसने लगा था। उसने हाथ नहीं लगाया, उसने तो छुआ तक नहीं। लेकिन उसके बावजूद किरण अजीब-सी कैफ़ियत का शिकार हो चुकी थी। जैसे अगर वो कुछ देर और उसे इस तरह देखेगा तो वो अपना आप खो देगी। वो उसे इस तरह देख रहा था कि जैसे उसने ज़िंदगी में कभी किसी लड़की को देखा ही ना हो। किरण को अपने गाल दहकते और कानों से धुआँ निकलता मालूम हुआ। वो गहरी निगाहें जैसे किसी तिलस्म में जकड़ रही हों उसे। खुश्क होते हलक के साथ बमुश्किल ही सवाल किया, आई मिस यू। फ़क़त 3 लफ़्ज़ी जुमला, मगर किरण को महसूस हुआ कि जैसे उसके दिल की पूरी दुनिया उलट-पुलट होकर रह गई हो। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर। तो आप लोगों को सबको जिसका शिद्दत से इंतज़ार था वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और हम लेकर आ चुके हैं हुस्न कमल का नॉवेल धड़कते दिल की किस्त नंबर, आई थिंक किस्त कौन सी है ये, 1 मिनट, सो सॉरी, एपिसोड 34 सॉरी 34, आई थिंक मैं समझी 35 है, एपिसोड 34। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे की खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया। कहने को आदत हो जानी चाहिए थी उसे इस खामोशी की, मगर नहीं होती थी। उसका दिल कबूल ही नहीं करता था उस नौजवान के कदम। सबसे पहले अपनी बीवी की सामने रखी तस्वीर की जानिब पढ़ी। उसकी मुस्कुराती तस्वीर देख शिद्दत से दिल चाहा कि वो हसीन लड़की सामने आ जाए और वो बस उसे गले से लगा ले। वो सोचता था वो लड़की जी नहीं सकेगी उसके बगैर, मोहब्बत जो इतनी करती थी, लेकिन कभी गुमान में भी ना गुजरा था कि एक दिन ऐसा भी देखेगा अपनी ज़िंदगी में कि वो तो मस्त होकर जिएगी, उल्टा खुद ना जी सकेगा। उसकी आंखें तलाश रही थी, उसे तरस रही थी उसे देखने के लिए। ये तड़प इतनी बढ़ गई थी, उसकी तलब इतनी बढ़ गई थी कि उसे लग रहा था उसका सांस रुक रहा हो। वो वाकई बस अब चाहता था कि वो कहीं से भी निकल कर उसके सामने आ जाए बस, और वो उसे अपने सीने से लगा ले। किरण, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत। वो उसकी हसीन तस्वीर को देख ज़ेरे लब बड़बड़ाया। अभी वो अपनी ही दुनिया में मगन था कि दरवाज़ा नॉक हुआ। उसने तस्वीर वापस उसकी जगह पर रखते एक गहरा सांस लेकर अपनी आंखें दोनों हाथों से मसलते पलट कर देखा। सामने ही दरवाजे पर उमर खड़ा नजर आया। आ जाऊं सर? वो देख चुका था वक्कास को किरण की तस्वीर हसरत से तकते, और ये पहली बार नहीं था जब उसने किरण की तस्वीर अपने बॉस को इस तरह तकते देखा हो। जितनी मोहब्बत ये दिल में किरण से मैम से करते हैं, उसमें से चौथाई का भी इजहार अगर ये किरण मैम के सामने कर देते तो मुझे यकीन है वो कभी इन्हें छोड़कर नहीं जाती। उमर दिल में सोचने लगा। वो जैसे भी बहुत कम गो था, वो वैसे भी बहुत कम गो था, और अब तो जैसे बोलने का बिल्कुल ही दिल ना करता। वो मजीद चिड़चिड़ा सा हो गया था। इस वजिया नौजवान ने फ़क्त इस बात में सर हिलाया। सर, आप यकीन नहीं करेंगे मुझे क्या मिला है। उसकी आवाज़ की एक्साइटमेंट ही बताने के लिए काफ़ी थी कि कोई बहुत बड़ी मसालेदार खबर हाथ लग गई है उसके। वकास ने जवाबन सिर्फ उसकी जानिब बगौर देखा, कहा कुछ नहीं। ये देखें सर, हॉस्पिटल से सारे रिकॉर्ड निकलवा कर ला रहा हूँ। मिस्टर सईद के बेटे अनस सईद ने किरण मैम के साथ अपना डीएनए टेस्ट करवाया था, और कहा, क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि रिजल्ट पॉजिटिव आया है? उमर के कहते ही वकास की आंखें हैरत से फैली थी। क्या? वो 1-2 सानियों के लिए तो मुकम्मल शॉक के आलम में चला गया था। 1-2 सानियों बाद अपने हवास में वापस लौटते उसने फौरन ही उमर के हाथ से फाइल ली और देखना शुरू किया। सर, वैसे कहना पड़ेगा कि आप किस्मत पाई है, आपने बैठे बैठे आपका तो जैकपॉट लग गया। दूसरी जानिब 5 माह से जिब्रान सर परी मैम के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धोकर, और यहाँ आपको बगैर किसी मेहनत और मुशक्कत के सही साहब की बेटी मिल गई है, वो भी उनकी रियल बेटी। अब तो जिब्रान सर सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं आपको सीईओ की सीट से हटाने के। उमर की आवाज़ में एक्साइटमेंट नुमाया थी। वो बहुत खुश नजर आ रहा था, जबकि दूसरी जानिब वकास के अनाबी होठों के किनारों पर हल्की सी मुस्कुराहट रक्सा हुई थी। और ये इस वजह से नहीं थी कि किरण अरबों खरबों पति आदमी मिस्टर सईद गनी की बेटी निकल कर आई है जो उसकी सीईओ की सीट बचा सकती है। फ़कत इस वजह से थी कि अनस उसका राइवल इन लव नहीं बल्कि साला है। तो साले मियाँ अच्छा गेम खेल गए मेरे साथ। वो सर झटक कर ज़ेरे लब बड़बड़ाया था। 5 माह से वो अपना खून जला रहा था कि किरण अनस के साथ काम कर रही है। अगर उसे पहले से पता होता कि वो उसका भाई है तो यकीनन फिर वो मुतमईन रहता। क्या किरण इस बारे में जानती है? लगता तो नहीं है सर। अगर इन्हें पता होता तो फिर वो ज़रूर मिस्टर सईद गनी के घर शिफ्ट हो जाती, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उमर अंदाजन गोया हुआ। वकास को भी उसका पॉइंट बिल्कुल ठीक लगा। ओ सॉरी सर, अपनी एक्साइटमेंट में मैं आपको ये तो बताना भूल गया कि अनस सर ने किरण मैम की पूरी डिटेल निकलवाई थी अपने पाकिस्तान आने के तकरीबन 2 हफ्ते बाद। वकास उसकी बात सुन अंदाजा लगा चुका था कि अबूजर की सालगिरह में अनस ने किरण से मिलने के बाद ये डिटेल निकलवाई होगी। जब सईद अंकल की बेटी अगवा हुई थी तो वो सिर्फ 2 साल की थी, फिर अनस ने किरण को पहचाना कैसे?
वकास अब यही सोचने लगा था, सर अगर किरण मैम मिस्टर सईद गनी की बेटी हैं तो फिर वो अंसार साहब के घर कैसे पहुंची? उमर चाहकर भी खुद को रोक नहीं सका था। ये सवाल करने से उसे बड़ा तजस्सुस था ये जानने के कि आखिर इतनी अमीर आदमी की बेटी अंसार जैसे लालची आदमी के पास पहुंची कैसे। सईद अंकल की बेटी सुना था 2 साल की उम्र में अगवा हो गई थी। अगवा? उमर बेयकीनी से, हाँ उसी की नैनी ने किया था। उसके बाद वो बेबी सीटर नैनी लाहौर ट्रेन स्टेशन के पास जख्मी हालत में पड़ी मिली थी, लेकिन उसके साथ बच्ची नहीं थी। पुलिस के मारपीट करने पर उस लड़की ने बताया कि वो अपने यार के साथ शादी करके एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती थी, जिसके लिए उसके आशिक ने उसे उकसाया कि जहाँ काम करने जाती हो उसकी बच्ची अगवा कर ले और उस बाप से बदले में अच्छी खासी मोटी रकम वसूल करके फरार हो जाएंगे, फिर अपनी अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही हो रहा था, लेकिन इन दोनों की बच्ची पर लड़ाई हो गई। वो डर गई थी और बच्ची को वापस छोड़ के आना चाहती थी, क्योंकि इन सारे मामलात में अब पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी थी, मगर उसका आशिक ना माना और इन दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई बच्ची को लेकर, यहाँ तक कि वो उसे मारपीट के वहीं फेंक के चला गया। बच्ची को अपने साथ लेकर 5 से 6 माह लग गए उस लड़के को ढूंढने में, लेकिन जब वो मिला तो उसके पास भी बच्ची नहीं थी। उसका कहना था कि उसने ट्रेन में ही बच्ची को छोड़ दिया था। पुलिस ने बहुत ढूंढा लेकिन वो बच्ची ना मिली। मुझे लगता है कि शायद वो अंसार साहब या उनकी बीवी को मिल गई होगी। उमर तेजी से अंदाजन गोया हुआ। अंसार जैसे शख्स से मुझे उम्मीद नहीं है कि वो एक बेघर व बेनाम बच्ची को पालेगा। यकीनन वो उसकी बीवी ही होगी जिसे किरण मिली। किरण ने बताया था मुझे कि उसकी माँ को लोग बांझ होने का ताना देते थे। उसके पैदा होने से पहले वो अपने वालिदैन की शादी के 6 साल बाद हुई थी। शायद इसीलिए उन्होंने किरण को पाला, चूंकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। ओ तो ये स्टोरी है। वो लोग सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते थे अब कि क्या हुआ होगा किरण के साथ, चूंकि अंसार साहब और उनकी जोजा दोनों ही वफात पा चुके थे। उमर ने होंठ गोल करके खासा लंबा ओ अदा किया था। और अपार्टमेंट का क्या हुआ? उसे फर्क नहीं पड़ता किरण अंसार की बेटी है या सईद साहब की। वो तो फकत सिर्फ इतना जानता है कि उसे अपनी बीवी को जल्द से जल्द अपने पास वापस लाना है। खरीद लिया है सर। ये सुनते ही जैसे वकास को सुकून नसीब हुआ था। तो शिफ्टिंग शुरू करवा दो, तेजी से हुक्म सादिर किया। क्या आपके दोस्त मान जाएंगे इतनी जल्दी शिफ्टिंग के लिए? उसने हिचकिचाहट के साथ पूछा। उसका तो बाप भी मानेगा, मगरूर और लापरवाह लहजे में कहता। वो हाथ में पकड़ी फाइल वापस उमर को पकड़ा गया था। अगला सीन। वो हसीन नौजवान जब पार्टी में दाखिल हुआ तो हर किसी की निगाह का मरकज बन गया वकास। और लोगों की तरह परी भी उससे मिलने खुद आई थी। कैसे हो? एक दिल फरेब मुस्कुराहट होंठों पर सजाए पूछा। ठीक वक्त यक लफ्जी जवाब। वाह, इस लड़की का ड्रेस कितना खूबसूरत है। पास खड़ी लड़की की बात सुन परी ने भी इश्तियाक से सामने की जानिब देखा। किरण। बस परी के मुंह से उस लफ्ज का अदा होना था कि वकास के कान खड़े हुए। उसने फौरन ही पलटकर पीछे देखा। वो लाल रंग की शनील की फ्रॉक में मलबूस थी। पूरी फ्रॉक बिल्कुल सिंपल थी, सिर्फ उसकी आस्तीनों पर गोल्डन रंग के नगों का बारीक काम झलमिलाता नजर आ रहा था। उसके आगे के बालों में काजल चोटी और पीछे खूबसूरत सा जूड़ा बना नजर आ रहा था। कुछ आवारा लट्टे चेहरे पर बिखर कर हुस्न को दुबाला कर रही थी। वो नहीं जानती, कोई उसे सांसें रोके देख रहा था। किरण किरण फरह के साथ आ रही थी, अपनी बातों में मगन। उसने तो अभी तक देखा ही नहीं था कि उसकी आमद पर ही लोगों की निगाहें सताइशी हो चुकी थी। अपना नाम एक जानी पहचानी आवाज के पुकारे जाने पर वो एक लम्हे के लिए साकित हुई। फरह ने फौरन ही नजर उठाकर सामने की जानिब देखा। इस हसीन नौजवान को देखते ही वो आहिस्तगी से सरगोशी करने वाले अंदाज में किरण से बोली। किरण, वकास वो भी यहाँ आया हुआ है। उसे आज पता चल जाएगा कि तुम राइटर हो। तो चलने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं। मैं लूजर नहीं हूँ और ना कभी थी। और तुम भी उसकी जानिब मत देखो, इग्नोर करो उसे। किरण ने तेजी से कहा। किरण के नजदीक वो अभी भी एक मामूली सी राइटर थी, जिसे वकास अब्बासी की जबान में लूजर कहा जाता है। वो नहीं चाहती थी कि अपना इतना अच्छा दिन वकास के दिल तोड़ देने वाले लफ्जों के को याद करके जाया करे, लेकिन वो हमारी जानिब भी आ रहे हैं। सामने की जानिब देखते फिक्रमंदी से कहा किरण। अभी उसने किरण को मुखातिब किया ईता करीब आकर के। किरण ने तेजी से फरह का हाथ पकड़कर अपनी साइड खींचा और खुद उसकी साइड चली गई। ये अमल उसने इतनी फुर्ती से किया कि फरह को तो समझ भी ना आया कि हुआ क्या है, लेकिन जब उसने नजर उठाई तो अब वो वकास के सामने खड़ी थी और किरण पीछे से रफू चक्कर हो चुकी थी। वकास के साथ साथ फरह भी इस लड़की की रफू चक्कर होने की स्पीड को हैरत से तकती रह गई। हेलो वकास। अभी फरह और वकास किरण को देख ही रहे थे कि पीछे से आने वाली आवाज ने फरह के कान खड़े किए। तो ये बंदर भी आया है यहाँ। वो बगैर पीछे मुड़े भी जानती थी आवाज किसकी है। उसने दिल कुड़कुड़ाते मुंह बसोड़ा। हेलो। अबू जर आकर बड़ी गर्मजोशी से वकास के साथ गले लगा। ओ तो ये तुम हो? मैं भी यही कहूँ, इतनी एलिगेंट पार्टी में ये शादी का लहंगा पहनकर कौन आ गया है? अबू जर अभी वकास के गले से हटा ही था कि उसकी निगाह फरह पर गई, जो उसे ही मुंह बसोर कर तक रही थी। फरह ने कलरफुल लहंगा पहना हुआ था, जिसकी कोटी शनील की ब्लैक रंग की थी। उसका कलरफुल दुपट्टा एक हाथ से कमर के पीछे होता हुआ दूसरे हाथ पर लिपटा नजर आ रहा था। उसके सीधे लंबे घने बाल आगे की जानिब आ रहे थे, जिन्हें वो एक अदद से बार बार पीछे कर रही थी। उसने ज्यादा मेकअप नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी गुड़िया की मानंद। यार ये फरह के बाल छोटे नहीं थे, बॉय कट टाइप? तो ये बड़े इतनी जल्दी? हाँ इतनी जल्दी कहाँ, लेकिन 5-6 महीने में इतने बड़े लंबे बाल कैसे हो सकते हैं? खैर ये तो राइटर को पता होगा, हम कैसे बोल सकते हैं। नाजुक व छुई मुई सी
ज्वेलरी के नाम पर उस लड़की ने सिर्फ कानों में टॉप्स पहन रखे थे, क्योंकि आज किरण के लिए बहुत बड़ा दिन था, इसलिए वो अपना सबसे अच्छा वाला जोड़ा पहनकर आई थी। इसके नज़दीक वो बहुत अच्छी लग रही थी आज, लेकिन अबू ज़र के बुरी तरह टोकते उसका जो सारा एतमाद था वो लम्हा भर में चूर मंतर हुआ कि अबू ज़र को भी हर जगह टांग अड़ाना है। अब वो अपने कपड़ों और बाकी वहाँ मौजूद लड़कियों के कपड़ों को कंपेयर करने लगी थी। वो पार्टी हाई क्लास लोगों की थी, वो यहाँ कभी ना आती अगर किरण के लिए ये पार्टी खास ना होती। अबू ज़र का गुमान था कि वो पलट कर लड़ेगी जैसे हर बार करती है, मगर उसकी तवक्को के बिल्कुल बरक्स उस लड़की का चेहरा उतर गया था। वकास और अबू ज़र दोनों ने महसूस कर लिया था वो शर्मिंदा सी हो गई है। कभी कभार हम किसी की तवज्जो अपनी जानिब खींच के रखना चाहते हैं, अगर हमें पॉजिटिव वे से नहीं मिल रही होती तो नेगेटिव वे से ही सही, उसने बस यूं ही टोक दिया था, लेकिन नियत सिर्फ अपनी जानिब मतवज्जा करने की थी, ना कि शर्मिंदा करने की। जैसे मुआविया ने महसूस किया था, बिल्कुल उसी तरह वकास ने भी महसूस किया कि अबू ज़र का रवैया फ़रा के साथ बहुत अलग है। फ़रा के नज़दीक सामने खड़े नौजवान ने उसे सलील किया था दानिस्ता तौर पर। अब उसे लगने लगा था कि लोग उसे देखकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि वो किस तरह के कपड़े पहनकर आ गई है पार्टी में। वो अपने होंठ चबाने लगी थी, इस बात से बेखबर कि अबू ज़र उसके एक एक अमल को बगौर देख रहा था। यहाँ क्यों खड़ी हो, चलो मेरे साथ तुम। वो अपनी सोचों में इतनी मगन थी कि उसे खबर नहीं कि किरण ने कब आकर उसका हाथ पकड़कर खींचा और इन दोनों के सामने से उसे हटाया। वकास फौरन ही अबू ज़र को वहीं अकेला छोड़कर किरण के पीछे चल दिया था। क्या हुआ है फ़रा, तुम ठीक तो हो ना? किरण ने उस लड़की का उतरा हुआ चेहरा देख फौरन ही फिक्रमंद होकर पूछा। कुछ नहीं, बस अचानक पेट में दर्द हो रहा है, रुको मैं फ्रेश होकर आती हूँ। फ़रा उसे अपने लिए परेशान नहीं करना चाहती थी, आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। इसने मसनूई मुस्कान चेहरे पर सजाया और फौरन ही फ्रेश होने के लिए चली गई, उस बात से बिल्कुल बेखबर कि उसके हर अमल के साथ अबू ज़र की आंखें सरायत कर रही हैं। अबू ज़र की आंखों ने इस लड़की को रेस्टरूम के दरवाजे तक छोड़ा था। किरण एक खातून से बात कर रही थी, जब उसे पीछे से वकास की आवाज़ आई उसने आंखें जोर से मींची। आखिर ये शख्स इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? प्लीज एक्सक्यूज अस, वकास ने इस खातून को कहकर किरण का हाथ पकड़कर अपने जानिब खींचा। किरण को इस नौजवान से इतने बोल्ड मूव की बिल्कुल भी तवक्का ना थी। क्या कर रहे हो, लोग देख रहे हैं। किरण मद्दम आवाज में एहतजाज करने लगी। लोग देख रहे हैं वो भी जानता था, मगर इस नौजवान को कोई परवाह ना थी। वकास ने उसे साइड में लाकर अचानक ही पिलर से लगाया तो उसकी आंखें हैरत से फैली। वो कुछ कह पाती इससे कबल ही मुकाबिल नजदीक बढ़ गया था। किरण उस वजिया मर्द और पिलर के दरमियान अपनी सांसें रोके खड़ी थी। क्या 5 माह से वो तड़प रहा था इस चेहरे को देखने के लिए। अब जब वो सामने आई थी तो लग रहा था सांस रुक गई हो, बस उसे देखता रहना चाहता था जैसे इस वक्त देख रहा था। वो जिस तरह किरण को देख रहा था उसे महसूस हुआ कि इस नौजवान की गहरी निगाहें रूह तक को छू रही हो। इस हसीन लड़की को अपना सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। अब जिसम उसकी निगाहों की तपिश से झुलसने लगा। उसने हाथ नहीं लगाया, उसने तो छुआ तक नहीं, लेकिन उसके बावजूद किरण अजीब सी कैफियत का शिकार हो चुकी थी। भाई किरण को पता नहीं है कि वो रुजू कर चुका है, वो अभी भी उसका मियाँ है, तभी तो उसकी दिल की धड़कन अथल पुथल आगे पीछे सब कुछ हो रही है। अब जो है वो उसका दिल बेकरार हो रहा है। चलो देखते हैं क्या होता है। जैसे अगर वो कुछ देर और उसे इस तरह देखेगा तो वो अपना आप खो देगी। वो उसे इस तरह देख रहा था जैसे उसने जिंदगी में कभी किसी लड़की को देखा ही ना हो। किरण को अपने गाल देखते और कानों से धुआं निकलता मालूम हुआ। वो गहरी निगाहें जैसे किसी तिलस्म में जकड़ रही हो उसे खुशकोते हलक के साथ बमुश्किल ही सवाल किया, आई मिस यू। फक्त 3 लफ्जी जवाब, मगर किरण को महसूस हुआ कि जैसे उसके दिल की पूरी दुनिया उलट पुलट होकर रह गई हो। मियाँ बीवी के दरमियान ये जुमला बहुत आम सा होता है, लेकिन उसके लिए नहीं था। उनकी 1.5 साल की शादी में किरण को याद नहीं पड़ता कि इस नौजवान ने कभी उससे ये जुमला अदा किया हो, जबकि वो शिद्दत से चाहती थी कि वो कहे। उसके कान तरसते थे ये जुमला सुनने के लिए कि उसने भी याद किया जैसे वो याद करती थी। उसके बिजनेस ट्रिप पर जाते ही दूसरे ही दिन से वो मैसेज करना शुरू कर देती थी, आई मिस यू, कि हर 1-2 घंटे बाद मैसेज, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम कब वापस आओगे। जबकि मुकाबिल जवाब देने की भी जहमत नहीं करता था। यार ये ऐसा क्यों है वकास, मतलब शायद अपनी माँ की वजह से। चलो देखते हैं आगे किरण को कब पता चलता है कि वो दोनों अभी भी मियाँ बीवी हैं। लेकिन फिर भी वो लड़की मैसेज करना नहीं छोड़ती थी, ये बताना नहीं छोड़ती थी कि वो याद कर रही है, उसे इंतजार कर रही है उसका घर पर 1-2 सानियों तक। तो वो सिर्फ उस बेयकीनी से उसका चेहरा तकती रही। क्या इस बार बेएतबारी से इस्तफसार किया कि आया जो सुना है वो ठीक है भी या नहीं। उसका दिल बाउलों की तरह धड़कने लगा था। उसे महसूस हो रहा था किसी वक्त भी बाहर निकल आएगा, मगर शोर सिर्फ उसके दिल में ही नहीं भर पाता, मुकाबिल का हाल भी जुदा ना था। अगले ही पल वो नौजवान उसके गले आ लगा, मानो वक्त थम गया, पूरा माहौल जैसे खामोश हो गया। अगर आवाज़ थी तो सिर्फ सांसों की और इन धड़कते दिलों की। वो दोनों ही एक दूसरे की सांसों की महक को, धड़कते दिल को, एक दूसरे के गर्म लम्स को महसूस कर सकते थे। आई मिस यू सो मच। मजीद उसे अपनी बाहों के हिसार में जकड़ते भारी होते सांस के साथ कहा। इस लड़की का जहन उसे बार बार याद दिला रहा था कि उनकी तलाक हो चुकी है, ये सही नहीं है जो वो कर रहे हैं उस वक्त, लेकिन उसके बावजूद वो एहतजाज नहीं कर पाई क्योंकि उसका दिल नहीं करना चाहता था। यही वजह थी कि उसे नफरत थी अपने दिल से, क्योंकि उसने महसूस किया था वकास के सामने आते ही उसका दिल पिघल जाता था, काबू नहीं रहता था उसका अपनी फीलिंग्स पर। प्लीज किरण मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट से हटा दो, बस उसका इतना जुमला कहना था। एक किरण अपने हवासों में लौटी। छोड़ो मुझे, वकास ने आया झिंझलाकर उसे खुद से दूर धकेला।
आइंदा अगर मेरी इजाज़त के बगैर करीब आए ना तो मैं तुम पर हरेसमेंट का केस कर दूंगी। वो सुर्ख आंखों के साथ दांत पीसते हुए धमकी आमेज लहजे में कहती फौरन ही रेस्टरूम की जानिब बढ़ गई। रेस्टरूम में बेसन के पास आते ही उसने रोना शुरू कर दिया था। आखिर उस शख्स को मुझसे चाहिए क्या? क्यों वो मुझे सुकून से रहने नहीं देता? क्यों मेरी जिंदगी में बार बार चला आता है और मुझे आगे बढ़ने नहीं देता? क्यों मेरा इडियट दिल उसके लिए धड़कना नहीं छोड़ता? क्यों? किरण अंसार, तुम एक निहायत बेवकूफ लड़की हो जिसे अपनी इज्जत, वकार और इज्जत नफ्स की कोई परवाह ही नहीं। तुम इस शख्स के पीछे भाग रही हो अभी तक, जो तुम्हारी इज्जत नफ्स की धज्जियां उड़ा चुका है, जो तुमसे तुम्हारी माँ बनने की सलाहियत तक छीन चुका है। आईने में अपना अक्स देख वो खुद को मलामतें व लान तान करने लगी। क्यों भूल जाती हो उसके दिए जख्मों को? क्यों अपने दिल को उसके लिए धड़कने से रोक नहीं पाती? क्यों अपने बालों को दोनों हाथों से नोचते चीख चीख कर खुद से इस्तफसार किया। उसका चेहरा सुर्ख पड़ा था, आंखें लहू रंग, आंसू झरझर मोतियों की तरह बह रहे थे। उसका मेकअप मुकम्मल खराब हो चुका था। काफी देर रोने के बाद जब दिल हल्का हो गया तो उसने अपना चेहरा वॉश किया, अपने क्लच से लिपस्टिक निकालकर होठों पर लगाई और बालों को सेट करके वापस चेहरे पर मसनूई मुस्कान सजाए रेस्टरूम से निकली। दूसरी जानिब फरहद आहिस्ता तौर पर किरण से गुरेज कर रही थी। वो किरण को अवॉइड कर रही थी। वो नहीं चाहती थी किरण का खास दिन उसकी फिक्र में गुजरे। वो एक साइड में होकर बैठ चुकी थी। अबूजर व मुआविया बातें कर रहे थे, लेकिन मुआविया ने महसूस किया कि अबूजर का ध्यान तो कहीं और ही लगा हुआ है। इस हैंडसम लड़के ने अबूजर की नजरों का ताक्कुब किया तो मुस्कुराहट गहरी हुई। वाओ पबजी लवर! वो अपने सेल में गेम खेलने में मगन थी कि अचानक एक खनकदार और एक्साइटमेंट भरी आवाज उसके कानों की समाज से टकराई। उसने नजर उठाकर देखा तो मुआविया उसे ही मुस्कुराकर देख रहा था। उसने जवाब न दिया, बस इस बात में सर हिला दिया। इतना खूबसूरत लगने के बाद साइड में बैठकर पबजी को अपनी सारी तवज्जो देना, तुम्हें नहीं लगता ये कमारी लड़कों के साथ खासा नाइंसाफी है? मुआविया निहायत प्लेफुल अंदाज में मुस्कुरा कर कहता हुआ उसके बराबर वाली चेयर खिसकाकर बैठ गया था। मुआविया की बात सुन वो बेख्तियार ही मुस्कुरा दी थी। उसके गाल ब्लश करने लगे थे। मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं शादी का लहंगा पहनकर आ गई हूँ। शायद मैं किरण को अपनी वजह से एम्बेरस कहीं नहीं करना चाहती, लेकिन मैं यहाँ से अभी जा भी नहीं सकती, इसलिए बेहतर यही है कि पबजी खेल लूँ। मुआविया उसके लिए दोस्तों की तरह था, इसलिए बेहिचकिचाहट गोया हुई। और किस गधे ने कहा कि तुम शादी का लहंगा पहनकर आ गई हो? मुआविया के लहजे में बरहमी नुमाया थी। उसके सवाल करते ही पीछे से किसी के गला खंगालने और चेयर खिसकाकर बैठने की आवाज आई और मुआविया को समझ आ गया कि वो गधा कोई और नहीं उसका अपना दोस्त है। फरह ने अबूजर की जानिब मुड़ा कर देखा, जो निहायत बेशर्मी से उसी की टेबल पर आकर टिक चुका था। फरह की खुद पर खा जाने वाली नजरों की तपिश को महसूस कर सकता था, लेकिन फिर भी मुकम्मल नजरअंदाज कर अपने सेल में मगन रहा। मैं अभी आता हूँ। अपना आप मुआविया को कबाब में हड्डी मालूम हो रहा था, इसलिए वो एक्सक्यूज कर फौरन ही वहां से उठ के चल दिया। एक्सेप्ट करो रिक्वेस्ट। मुआविया की जाते ही वह वापस अपने गेम में मगन हो गई कि अचानक से एक रिक्वेस्ट शो हुई। प्रिंस अबूजर की आईडी के नाम से दांत पीसते हुए अभी रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने ही लगी थी कि फौरन ही अबूजर की आवाज हाकिमाना अंदाज में आई, नो वे। अभी वो बोल ही रही थी कि अना अचानक से आकर अबूजर और उसके बीच में बैठी। हेलो अबूजर, अना ने बड़े लहकते अंदाज में उसे अपनी जानिब मुखातिब किया, जबकि उसे जरूरत नहीं थी। वो नौजवान पहले ही उसकी जानिब मुखातिब हो चुका था। हेलो, और क्या चल रहा है? फरह अपना गेम खेल रही थी बज़ाहिर तो, मगर उसकी निगाहें कनखियों से इन दोनों पर ही टिकी थी, जबकि वो दोनों बातों में मशगूल थे। फरह ने महसूस किया कि अना आज कुछ ज्यादा ही अबूजर से चिपक रही है। वाओ पबजी, मुझे भी खेलना सिखाओ ना। अना ने मासूमाना चेहरा बनाए फौरन अबूजर से कहा। बहुत आसान है बस। उसकी बात सुनते ही अबूजर ने फौरन ही अपना सेल अना को पकड़ा दिया और उसे पबजी खेलना सिखाने लगा। लगता है वकास के साथ दाल नहीं गली उसकी, इसलिए अबूजर के पीछे पड़ गई है। फरह जेरे लब कड़कड़ाई और फिर उठकर वहां से चल दी। उसके जाते ही अबूजर ने फौरन ही मुड़कर देखा। अबूजर अब क्या करूं? अना के सवाल पर वो वापस अना की जानिब मतवज्जा हुआ, जबकि दूसरी जानिब फरह मुआविया के पास जाकर खड़ी हो गई थी। कहाँ हो किरण? जब से पार्टी में आया हूँ तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ, चलो मेरे साथ। अनस फौरन ही उसे अपने साथ ले गया था। तो रश्के हिना को जानता है? किरण के चक्कर में वो जिस मकसद के तहत इस दावत में आया था उसे तो भूल ही गया था, लेकिन जब किरण नजरों से ओझल हुई तो उसे याद आया कि इसे रश्के हिना से पर्सनली मिलकर मुआफी मांगनी है। वो हसीन नौजवान अबूजर के बराबर में बैठते हुए इस्तफतार करने लगा। वकास का सवाल सुनते ही अबूजर ने उलझ कर उसकी जानिब देखा। तुझे लगता है मैं नहीं जानता हूँगा? शायद तुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे चैनल पर उसका एक ऑनगोइंग ड्रामा है। उसने फकराना जवाब दिया। पर्सनली मिला है उनसे? वकास का दूसरा सवाल सुना अबूजर मजीद उलझा, जबकि अना शर्मिंदगी के सबब मुकम्मल खामोश हो चुकी थी। डोंट से कि तू नहीं जानता कि रश्के हिना कौन है? कौन? वकास के चेहरे के उलझे एक्सप्रेशन देख अबूजर का हैरत के मारे मुंह खुला। तू वाकई नहीं जानता रश्के हिना कौन है? हैरत की इंतहा को छूते बेयकीनी से इस्तफसार किया दोबारा। वो बेहोश होने को था। भला कोई आदमी अपनी बीवी के मुताल्लिक कैसे नहीं जानता इतनी बड़ी बात, जबकि उसके चैनल पर उसकी ही बीवी के नॉवल पर मुबनी ड्रामा सुपर हिट गया।
तो तू ऐसे ओवर रिएक्ट कर रहा है जैसे वो मेरी बीवी है। अभी वकास तंजिया कहकर चुप ही हुआ था कि स्टेज पर अनाउंसमेंट शुरू हुई। हेलो एवरीवन, आज की पार्टी बहुत खास है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी न्यू राइटर रश्के हिना के नॉवल पर मुबनी शॉर्ट फिल्म ईमेल लव का ट्रेलर जारी हो चुका है और वो इस वक्त मिलियन व्यूज अपने नाम कर चुका है नेटफ्लिक्स और बाकी दीगर वेबसाइट्स पर। तो हम इसी खुशी में सेलिब्रेट करने यहाँ पर जमा हुए हैं ईमेल लव की पूरी टीम के साथ। तो अभी भरपूर तालियों में वेलकम कीजिए हमारी राइटर रश्के हिना और हमारी ईमेल लव के स्टार्स की पूरी टीम का। अनाउंसमेंट पूरी अंग्रेजी जबान में की गई थी। उसके बाद स्टेज पर से पर्दे हटे और फिल्म के स्टार्स, राइटर और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर स्टेज पर खड़े नजर आए। तमाम ही स्टार्स गोरे थे जिनका ताल्लुक अमेरिका से था। सिर्फ एक ही उनमें मशरकी की लड़की अपना हुस्न जलवा गर करती नजर आ रही थी, जिसे देखने के बाद वकास मारे हैरत के पलक झपकाना तक भूल बैठा। वो किरण थी, वो वाकई किरण थी। उसकी बीवी किरण रश्के हिना, कोई और नहीं, उसकी अपनी बीवी अपनी किरण थी। लेकिन उसे आज तक पता ही ना चला। उसका जहन एक दो सानियों के लिए मफलूज होकर रह गया था हमारे शॉप के सामने खड़ी लड़की जिससे सवालात किए जा रहे थे मीडिया की जानिब से और वो नहायत मुतमईन और पुरअतमाद अंदाज में जवाबात दे रही थी अपनी फिल्म के मुतालिक। वो वही लड़की थी जिसे वो लूजर कहा करता था, जिसे वो कहता था कि वो उसके बगैर जी नहीं सकेगी, वो उसके बगैर कुछ कर नहीं सकेगी। उससे अलग होने के बाद इस लड़की की खुद से कोई पहचान या कोई मुस्तकबिल नहीं। अब उसे याद आने लगा था कि हाँ, वो किरण को लिखता हुआ देखता था सेल में और एक बार उसने पूछा भी था उस मुतालिक। तो उसने कहा था कि वो फर्क की स्क्रिप्ट सही कर रही है जिसमें वो बहुत गलतियां हैं। उसे मुआविया का किरण को हिना कहना याद आया, यानी मुआविया जानता था इस मुतालिक। अचानक एक याद आने पर कि जिस राइटर के साथ उसके चैनल की जानिब से फ्रॉड हुआ है वो कोई और नहीं, उसकी अपनी बीवी है। वो अपना सर पकड़ने लगा। ओ भाई, क्या होगा? वकास को कैसे पता चलेगा? वकास ये सारे ब्लेंडर कैसे सही करेगा भाई? कैसे सही होगा? मुझे लगता है अब भाई इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की है वकास ने। जब उसने रुजू करना था उसने किरण को बता देना चाहिए था ना। मतलब इतना ब्लंडर हो चुका है, अब तो कोई मानेगा ही नहीं कि किरण और वकास बीवी। ये तो सबको पता है कि एक डिवोर्स हुई है, लेकिन ये बात तो किसी को भी नहीं पता कि वकास रुजू कर चुका है। और ये सारे सोसाइटी के लोग, इनको यही नहीं पता 1 तलाक और 3 तलाक के मामले में। खैर, ये सब तो मतलब हर मुसलमान को पता होना चाहिए ना। आई थिंक इसके नॉवल पढ़ने के बाद मुझे थोड़ी और बातें भी पता चली हैं, लेकिन इससे पहले इन सब के मुतालिक पता था। 1 तलाक, 3 तलाक और एक साथ 3 तलाक देना, अलग अलग करके देना, इन सब के मुतालिक पहले से पता था। नॉलेज होना चाहिए लड़कियों को भी लड़कों को भी, ताकि शादी के बाद उनको मसले मसाइल ना हो। खैर, हम नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करेंगे, आप भी करिएगा। तो जब तक मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है? याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।